प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पास यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट जीव विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक दायित्व और आपदा प्रबंधन का एक बेहद महत्वपूर्ण खंड है। आपके पाठ्यक्रम में इस चुनिंदा विषय पर आधारित 25 उच्च स्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं, जिसकी विस्तृत व्याख्या नीचे दी गई है। इसके पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखने की कृपा करें। तो देर न करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसकी पूछे जाने की गंभीरता को लेकर के बहुत ही ध्यान से देखिएगा और 2 से लेकर के 4 तारीख तक एग्ज़ाम जो होगा उसमें आने की सब बहुत ही प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन को। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट हैकल। और पारिस्थितिकी तंत्र जब पूछा जाएगा तो एजी टांसले। पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैकल और पारिस्थितिकी तंत्र एजी टांसले। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका थोड़ा विस्तार देखते हैं। 1869 में जर्मनी जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था, जबकि 1935 में एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द की परिभाषा दी थी। ईपी ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र का जनक माना जाता है। यदि पूछ दिया जाए कि आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कौन है तो ईपी ओडम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972, 1980, 1986 या 1992? तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1972 सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1972। यानी भारत में वन्य जीव के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया था। इसके बाद 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, और 1986 की बात किया जाए तो 1986 में क्या आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पे 3 प्रश्न बनते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब? 72 में। वन्य जीव संरक्षण की बात किया जाएगा तो 72। वन संरक्षण अधिनियम की बात किया जाएगा, वन्य जब जीव आ जाएगा तो 72, जीव 72, वन संरक्षण अधिनियम 80 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86। पर्यावरण 86 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है और एक स्तर से दूसरे स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है, या फिर ऊर्जा का स्थानांतरण का कितना % अगले में जाता है? ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन है बहुदिशीय 90% ऊर्जा स्थानांतरित होता है, एक दिशीय 10%, एक दिशीय 50%, चक्रवार 10%। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, एक दिशीय 10%। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। लिंडमैन के 10% के नियम के अनुसार प्रत्येक उच्च पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, जबकि 90% ऊर्जा का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है, नष्ट हो जाता है, श्वसन और ऊष्मा के रूप में समाप्त हो जाती है। बस 10% ही ऊर्जा अगली पीढ़ी के रूप में जाती है। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन सीटू यानी स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? स्वस्थानीय यानी इन सीटू कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान है कि वन्य जीव अभ्यारण्य है कि बायोस्फीयर रिजर्व है कि बॉटेनिकल गार्डन है? तो इसका आंसर आप लोग देखिए कौन सा होगा। तो यहाँ पे दिया है इन सीटू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बॉटेनिकल गार्डन। अब देखेंगे हम लोग स्वस्थानीय यानी इन सीटू क्या होता है। इन सीटू का मतलब होता है कि जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना, यानी जो उनका जो जीव है जहाँ पे रहते हैं उसी प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना, जैसे राष्ट्रीय उद्यान। जबकि बॉटेनिकल गार्डन चिड़ियाघर और जीन बैंक एक्स सीटू संरक्षण के उदाहरण है। यहाँ जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से कृत्रिम के रूप में, यानी इन सीटू जब होगा तो जहाँ जीव रहने का उसका स्थान है वहीं पे रहेगा। एक्स सीटू में क्या होता है कि जहाँ पे उनका संरक्षण
करके रखा जाता है, यानी बाहर कहीं पे संरक्षण किया जाता है। जैसे कि किसी भी चिड़ियाघर में हम लोग देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो जीव रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनको रखा जाता है बंद करके, यानी वहाँ पे उनका अस्थाई नहीं है लेकिन संरक्षण करके रखा जाता है, तो उसको एक्सिटू बोलते हैं। और जहाँ पे उनका वास्तविक आवास है तो उसको इंसिटू बोला जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह किस तिथि से प्रभावित हुआ। इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना 1992, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों यानी CFC को रोकना 1989, आर्द्र भूमियों के संरक्षण यानी 1975 से लागू हुआ, या फिर जैव विविधता का संरक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा, यानी ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ हो यानी जो CFC होती है उसको रोकना। और यह कब किस तिथि से प्रभावित हुआ, तो 1989 से प्रभावी हुआ। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था कि ओजोन परत जो है जो नष्ट हो रहा है, तो नष्ट करने वाले पदार्थ जो हैं उसको रोकना, यानी CFC को रोकना। जैसे कि जो फ्रिज से गैसें निकलती हैं, AC से गैसें निकलती हैं, उनको कम करना। फिर इसको थोड़ा सा विस्तार में हम लोग देखेंगे। ओजोन परत के संरक्षण को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जो कि 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हो गया था। 16 सितंबर को हुई ये हस्ताक्षर हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव आवर्धन का क्या तात्पर्य है। यानी बायोमैग्निफिकेशन है तो वहाँ से इसका क्या अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है कि जीवों की आबादी में अचानक वृद्धि, खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तरों पर हानिकारक रसायन यानी जो DDT है उसके सांद्रण को बढ़ाना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर को तीव्र होना, या वनों की तेज़ी से कटना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तरों पर हानिकारक रसायनों जो DDT है उसके सांद्रण को बढ़ाना। यानी जब कुछ अजैविक जो अपघटनीय प्रदूषक होते हैं जैसे भारी धातुएं या DDT, तो खाद्य श्रृंखला में जैसे वे प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक उच्च स्तर पर उनकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं, जिसका सबसे बुरा जो असर होता है सर्वोच्च उपभोक्ता जैसे बाज और इंसानों पर पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक कौन सी संस्था जारी करती है। रेड डाटा बुक को कौन सी संस्था जारी करती है और इसमें किन जीवों की सूची होती है। WWF जारी करता है केवल विलुप्त होने वाले जीव, या फिर IUCN जारी करता है संकटग्रस्त वनस्पतियों और जीव, या UNEP जारी करता है केवल समुद्री जीव, WTI जारी करता है केवल पक्षी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो संकटग्रस्त हैं तो उनको जारी किया जाता है। संकटग्रस्त IUCN जारी करता है संकटग्रस्त वनस्पतियों और जीवों को। इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार में देखेंगे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा 1964 में रेड डाटा बुक जारी की जा रही है। 1964 से, कब से, 1964 से जारी की जा रही है रेड डाटा बुक। इसमें विश्व भर के जो विलुप्त प्राय है, इसको याद रखिएगा, विलुप्त प्राय, संकटग्रस्त और कमज़ोर प्रजातियों के पौधे व जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है। कैसे जीव होते हैं वो, विलुप्त प्राय यानी जो नष्ट होने वाले हैं, संकटग्रस्त हैं यानी एकदम पूरा संकट पे अब समाप्त होने वाले हैं, और कमज़ोर प्रजाति के पौधे व जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका मुख्यालय ग्लैंड यानी स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमणशील क्षेत्र यानी ट्रांजिशनल जोन को क्या बोला जाता है, इकोक्लाइन, इकोटोन, बायोम या निकेत। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमणशील क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इकोटोन बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे घास के मैदान और वन, या नदी और समुद्र के बीच का जो मुहाना होता है,
तो मिलने वाले क्षेत्र को यानी जो एक दूसरे के संक्रमणशील है को इकोटोन कहा जाता है। इस क्षेत्र में जैव विविधता अक्सर दोनों तंत्रों से अधिक होती है, जिसे एज इफेक्ट भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हरित गैसें यानी ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। यहाँ पे पहले नहीं पूछा गया है, दूसरी महत्वपूर्ण गैस कौन सा है। ओजोन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है या CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हरित गैसों में पहले तो जो जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा कौन है, इसके आप लोग को आंसर बताना है। तो कौन सा हो जाएगा मित्रों, आप लोग बताइए, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या CFC। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, मीथेन। मीथेन को CH4 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मीथेन। मीथेन के बारे में आप बताइए कि और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो धान की सिंचाई कर देते हैं तो वहाँ खेतों में पाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर मीथेन आती है। मीथेन मुख्य रूप से धान के खेतों, दलदली भूमियों और जुगाली करने वाले पशुओं के पाचन तंत्र से उत्सर्जित होती है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड यानी तत्कालीन उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी और इसका मुख्य प्रणेता कौन थे। यानी चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में किस जिले से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तरकाशी सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे, या चमोली जिला से सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद थे, या अल्मोड़ा से गौरा देवी, या देहरादून से बाबा आमटे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होता है, चमोली। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चमोली। और इसके जो प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद ने मिलकर के इसकी शुरुआत किए थे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देखेंगे। वनों के अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए 1973 में चमोली जिले के रेनी गांव, कौन से गांव है, रेनी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें ग्रामीणों यानी महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में, गौरा देवी एक महिला थी, उनके नेतृत्व में क्या करते थे लोग कि पेड़ों से जा करके उसको अपने हाथों से पकड़ लेते थे, यानी पेड़ों से को चिपक कर उसकी रक्षा की थी। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने इसके प्रमुख नेता थे। अगला हम लोग देखेंगे पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व से। इसमें जो है 17 नंबर से लेकर के 11 नंबर से लेकर के 17 नंबर तक क्वेश्चन होंगे। जो हमारे पास इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण के प्रति नागरिकों के सामाजिक दायित्व को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित कोर यानी नेशनल ग्रीन क्रॉप्स NGC कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। यानी NGC कार्यक्रम की शुरुआत कब होता है, पर्यावरण के प्रति नागरिकों के सामाजिक दायित्व को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ। 95 से 96, 2001, 2002 में, 2010 से 11 या फिर 15-16। तो इसके जो ऑप्शन है इसमें बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, 2001-2 में NGC। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसका विस्तार देखेंगे। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 2001-2 में राष्ट्रीय हरित कोर यानी इको क्लब कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग देखेंगे कि सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG की कुल संख्या कितनी है जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का वैश्विक दायित्व है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है, यानी SDG की कुल संख्या कितनी है जिन्हें सरकार ने 2030 तक प्राप्त करने के लिए वैश्विक दायित्व है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन है 10, 12, 15, 17। यानी SDG कितने हैं, तो यहाँ पे 17 गोल निर्धारित किया गया है जिन्हें 2030 तक प्राप्त करेगी सरकार। तो यहाँ पे UN यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में एजेंडा 2030 यानी 2030 के तहत 17 विकास लक्ष्यों यानी SDG और 169 उपलक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। इसमें गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ जल, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा जैसे सामाजिक एवं पर्यावरणीय दायित्व शामिल हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। कंपनियों के सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्व को अनिवार्य बनाने वाला कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR कानून लागू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है? यानी कंपनियों के सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्व को अनिवार्य बनाने वाला कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व लागू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है? पहला, दूसरा, पाँचवा या 10वां? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसकी तरफ आप लोग बढ़ना चाहेंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, पहला है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि भारत पहला ऐसा देश है जिसने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत अप्रैल 2014 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया। इसके तहत बड़ी कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर खर्च करना होता है। बहुत ही अच्छा कदम है। यानी 2% जो भी कंपनी कमाएगी उसमें से पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर वो क्या करेगी? खर्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार द्वारा इको मार्क योजना कब शुरू की गई और इसका प्रतीक क्या है? यानी इको मार्क कब आया और इसका प्रतीक क्या है? 1986 में बरगद का पेड़ है, या फिर 91 में मिट्टी का घड़ा, 95 में बहती नदी, 2002 में हरा पत्ता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इको मार्क का प्रतीक 1991 में मिट्टी का घड़ा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS द्वारा 1991 में इको मार्क की शुरुआत की गई। कब हुआ इको मार्क? 1991 में। और फिर इन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हैं। इसका प्रतीक मिट्टी का घड़ा है। इको मार्क का प्रतीक क्या है? मिट्टी का घड़ा है, जो पर्यावरण के अनुकूल होने का संदेश देता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 है। एजेंडा 21 का संबंध किस वैश्विक सम्मेलन से है जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक सामाजिक दायित्व तय करता है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, पेरिस समझौता 2015। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? एजेंडा 21 का संबंध किस वैश्विक सम्मेलन से? इसका आंसर आप लोग देंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1972 से स्टार्ट हुआ था। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो 1992 में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में आयोजित प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो उसी में 21 एजेंडा 21 को अपनाया गया, यानी 21 एजेंडे अपनाया गया। यह 21वीं सदी में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्य योजना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया है? यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मौलिक कर्तव्य किस में है, किस अनुच्छेद में है? अब इसका आंसर ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 का, और अनुच्छेद 51 का, और अनुच्छेद 39 का ख। तो हम लोग जानते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है उसका उल्लेख कहाँ पे है? 51 क में। हाँ, 51 क में जब पर्यावरण की बात आ जाएगी तो पर्यावरण 51 क की सेक्शन जी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A जी में कहा गया है कि भारत के, अब देखिए जी में क्या बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। यहाँ पे ध्यान देने योग्य हमें बात यह है कि अनुच्छेद 48A राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। 48A क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हरित उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP26 में किस वैश्विक आंदोलन की शुरुआत की गई? यानी COP26 में किस वैश्विक आंदोलन की शुरुआत की गई? मिशन लाइफ, ग्रीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत मिशन या जल जीवन मिशन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
मिशन लाइफ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। जो मिशन लाइफ है तो इसकी शुरुआत COP26 ग्लासगो 2021 में की गई। कहाँ पे शुरुआत होती है? ग्लासगो 2021 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को प्रो प्लैनेट पीपुल यानी P3 बनाना है, जो अपनी दैनिक जीवन शैली में बदलाव लाकर संसाधनों की बर्बादी को रोके और पर्यावरण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। को अब भाग 3 में हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन से संबंधित। इसमें प्रश्न 28 से 25 तक होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया और इसके तहत NDMA का गठन हुआ। यानी सीधा सीधा प्रश्न ये बनता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम का 2002, 2000, 2005, 2008। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था 2005 में आया था, इसको याद रखेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तृत रूप में देखते हैं कि 2004 में आई विनाशकारी सुनामी के बाद भारत सरकार ने दिसंबर 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया। जो 2004 में सुनामी आई थी तो उसी से सीख लेकर के दिसंबर 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, जो भारत में आपदाओं से निपटने की नोडल एजेंसी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं कि राष्ट्रपति होते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं कि वन मंत्री होते हैं? इस क्वेश्चन को बताइए कि आपदा प्रबंधन अधिनियम का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ये जो देश के मुख्य पर्सन हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वही होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देखेंगे कि केंद्रीय स्तर पर NDMA के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन SDMA के प्रबंध से अध्यक्ष संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। यानी वहाँ पे केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है शेंडाई फ्रेमवर्क जो 2015 से 30 तक का वो है योजना है का संबंध किस विषय से है? शेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन दिया गया है कि वैश्विक तापमान में कमी लाना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क यानी रिड्यूसन यानी आपदा जोखिम का न्यूनीकरण, या मरुस्थलीकरण को रोकना, या खतरनाक अपशिष्टों से निपटान। तो इसमें किससे संबंधित है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपदा जोखिम को न्यूनीकरण। यानी जो भी आपदा है उसको तो एकदम समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको कम किया जा सकता है। आपदा जोखिम का न्यूनीकरण। यहाँ हम लोग देखेंगे कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो है इसका आंसर हो जाएगा। जापान के शेंडाई शहर में 2015 में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में शेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया था। यह आपदाओं से होने वाले नुकसान यानी जो भी जान माल का नुकसान होता है उसको कम करने के लिए 15 वर्षीय एक अंतर्राष्ट्रीय स्वेच्छा समझौता है, इससे पहले हायोगो फ्रेमवर्क प्रभावी था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। महासागरों में आने वाली सुनामी, चक्रवात या लहरों का मुख्य कारण क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समुद्र की सतह पर तेज़ हवाएं चलना, या महासागरीय धाराओं का आपस में मिलना, समुद्री विवर्तनिक प्लेटों के खिसकने से समुद्र के भीतर आने वाली भूकंप, या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। यानी महासागर में जो सुनामी या चक्रवात या लहर का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो प्लेट विवर्तनिक होता है, जिसे प्लेट खिसकते हैं तो उससे भूकंप आता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी सुनामी जापानी शब्द है। सुनामी कैसा शब्द है? जापानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है तटीय लहरें।
इसका सुनामी का अर्थ क्या होता है? तटीय लहरें। यानी समुद्र के भीतर या उसके आसपास जब टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल के कारण तीव्र भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो समुद्र का पानी बहुत ऊंची और विनाशकारी लहरों के रूप ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना हिस्सा बाढ़ से प्रति संवेदनशील या प्रवण है? यानी भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है तो उसका कितना % हिस्सा हमेशा बाढ़ से हम कितने % हिस्से में हमेशा बाढ़ आता है? 8%, 12, 25 या 40, कितने %? तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी 12 जो % है ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी भारत में मानसून की अनिश्चितता के कारण बाढ़ एक बड़ी आपदा है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार देश का लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर यानी लगभग 12% क्षेत्रफल बाढ़ संभावित क्षेत्र है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है और इसके परिणाम को किस पैमाने पर मापा जाता है? यानी भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैरोमीटर, रिक्टर पैमाना, सिस्मोमीटर, रिक्टर स्केल, हाइड्रोमीटर, सेल्सियस पैमाने, एनीमोमीटर, फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, सिस्मोमीटर। ये सिस्मो होगा, सिस्मोमीटर। और ये किस पैमाने पर मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भूकंपीय लहरों के रिकॉर्ड करने के लिए ग्राफिकल यंत्र को सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर कहते हैं। भूकंप से युक्त होने वाली ऊर्जा के परिणाम यानी मैग्नीट्यूड को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग क्या होता है? कौन सा? रिक्टर स्केल। कहीं कहीं मर्केली स्केल भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। मर्केली स्केल भी भूकंप की तीव्रता मापने का काम करता है, तो रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। अब इसमें पैमाने पर कितना से कितना तक अंक होता है, यानी 0 से 10 तक के पैमाने पर काम करता है, या कहाँ से 0 से 10 तक उस पर अंकित होता है पैमाने पे, ये भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन चक्र यानी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के 4 प्रमुख चरण क्रमानुसार कौन होंगे? यहाँ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से 4 कौन कौन से हैं? हाँ बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, समन, फिर तैयारी, फिर प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति। यानी सबसे पहले क्या होगा कि समन होगा, फिर तैयारी होगी, प्रतिक्रिया होगा या पुनर्प्राप्ति। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे MPRR, MPRR ऐसे याद कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार के रूप में देखेंगे कि आधुनिक आपदा प्रबंधन इसी चक्र पर काम करता है। यानी आप वर्तमान में जो आपदा प्रबंधन है या किस रूप में कार्य करता है? समन, पहला M, समन। मिटिगेशन यानी आपदा के प्रभाव को सबसे पहले ही कम करना, आपदा के प्रभाव को पहले ही कम करना। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि तैयारी यानी प्रिपेयर्डनेस, यानी प्रिपेयर हम लोग होंगे, कैसे योजनाएं बनाना और मॉक ड्रिल करना। तीसरा क्या होता है? प्रतिक्रिया यानी रिस्पांस क्या होता है कि आपदा के तुरंत बाद राहत या बचाव कार्य। और पुनर्प्राप्ति, पुनर्प्राप्ति में क्या है कि प्रभावितों को फिर से स्थापित करना और पुनर्निर्माण करना। ये 4 साइकिल होती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अंतिम है, क्वेश्चन नंबर 25। मध्य प्रदेश की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, किस प्रकार की आपदा का उदाहरण है और इसमें किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था तो उसका किस प्रकार का आपदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव जनित औद्योगिक आपदा है। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। यहाँ हम लोग विस्तार से देखेंगे कि 2-3 दिसंबर का दिन था 1984 की रात। 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का नाम भी पूछा जाता है किस फैक्ट्री में, तो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट
नामक अत्यधिक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। यह भारत के इतिहास की सबसे भयानक मानव जनित तकनीकी और औद्योगिक आपदाओं में से एक है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो ये हम लोगों के 25 क्वेश्चन थे। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि इन जो 25 30 नहीं, यहाँ पे क्या है 25, जो 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं उसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके अलावा क्या आप सिलेबस के अगले हिस्से के ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स और विस्तार को समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखें। ये इसके बाद एक अंतिम वीडियो आएगी जो कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अंतिम वीडियो होगी। यदि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ज्ञान गंगा पाथ के साथ आप लोग जुड़े। धन्यवाद मित्रों, बहुत आपका दिन शुभ हो।